दोस्तों नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा था विशिष्ट बालक, और विशिष्ट बालक के तहत हमने प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक और क्रिएटिव बच्चों के ऊपर अपने कंप्लीटली चर्चा कर ली थी। और बाल अपराधी बच्चों की भी हमने चर्चा की थी और समस्यात्मक बालकों की भी हमने चर्चा की है। एक अंतिम रूप से बिंदु बचता है विकलांग बालक, निःशक्त बालक। तो विकलांग और निःशक्त बालक की हम चर्चा करेंगे। और रीड 18 में यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। देखिए, विकलांग बालकों की सबसे पहले बात करते हैं। तो एक तो ये प्रश्न अभी सीटेट में आया था कि इनका नवीनतम जो नाम है वो क्या है। विकलांगों को अपन विकलांग ना बोल के क्या बोलते हैं, दिव्यांग बोलते हैं। एक तो कॉमन चीज ये याद रखना। एक राष्ट्रीय विकलांग अधिकार अधिनियम जो 2016 है, विकलांग अधिकार अधिनियम, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 जो नवीनतम है, इसमें 21 शारीरिक दुर्बलताओं को जो है वो विकलांगताओं में शामिल किया गया है। तो राष्ट्रीय दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार वर्तमान में कितनी शारीरिक जो अशक्तताएं हैं, दुर्बलताएं हैं, उनको विकलांगता में शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना है 21। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, याद रखना। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को, याद रखना। भारत में इन विकलांग बच्चों के लिए एक बड़ी योजना भी चलाई गई, जिसको अपन बोलते हैं सुगम्य भारत अभियान। क्या बोला गया है? सुगम्य भारत अभियान योजना का संबंध किन बच्चों से है? तो वो इन्हीं बच्चों से सुगम्य भारत अभियान दिव्यांग विकलांग बच्चों के लिए चलाई गई योजना है। ठीक है। तो एक बेसिक चीजें हैं ये, लेकिन आपको याद रखना चाहिए। रीट 18 में एक प्रश्न आया था, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 जिसका संशोधन वर्ष 2000 में हुआ, उसका कार्य क्या है? तो विकलांग बच्चों के अधिकारों की पैरवी करना, अनुसंधान संबंधी कार्य करना, विकलांग बच्चों के पुनर्वास संबंधी कार्य करना। तो ऐसे प्रश्न पूछ लेता, तो लिख लें थोड़ा सा। दिव्यांग विकलांग बच्चों का वर्तमान नवीनतम नाम क्या है? दिव्यांग है। क्या है? दिव्यांग है, याद रखना। और दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में 21 शारीरिक दुर्बलताओं को जो है वो शामिल किया गया है। किन दुर्बलताओं को? 21 शारीरिक दुर्बलताओं को जो है इसमें शामिल किया गया है। 21 शारीरिक दुर्बलताओं को शामिल किया गया है। 21 शारीरिक दुर्बलताओं को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इन बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। 1986 की जो शिक्षा नीति थी, उनमें ऐसे बच्चों को ध्यान में रखकर एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम, ये जो एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम था 1986 शिक्षा नीति के तहत इन्हीं बच्चों के लिए जो है वो इनका प्रावधान किया गया था। तो दिव्यांग बच्चे, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में 21 शारीरिक दुर्बलताओं को शामिल किया गया है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। भारत में इन बच्चों के लिए सुगम्य भारत अभियान योजना चलाई जा रही है। और 1986 की शिक्षा नीति के तहत एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ किया गया था। तो ये नॉलेज के लिए याद रखना। ऐसे ही याद रखना, भारतीय पुनर्वास परिषद, ये रेट 18 में आया था। भारतीय पुनर्वास परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद, इसका स्थापना वैसे 1992 के अधिनियम के तहत की गई थी, और फिर संशोधन जो है वो 2000 में हुआ था इसमें। ठीक है ना। तो इसमें आपको याद रखना है, भारतीय पुनर्वास परिषद क्या कार्य करती है? तो विकलांग बच्चों के पुनर्वास संबंधी जितने भी प्रावधान है वो ये सब करती है। तो विकलांग बच्चों का पुनर्वास संबंधी, ये रीट 18 में आया हुआ प्रश्न है, याद रखना। विकलांग बच्चों के पुनर्वास का कार्य करती है। विकलांग बच्चों के पुनर्वास का कार्य, अनुसंधान को बढ़ावा देना, ये सब कार्य किसके हैं? ये भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 और संशोधन इसमें 2000 में हुआ था। तो ये विकलांग बच्चों के पुनर्वास के लिए कार्य करती है। और इसने कहा था कि जो अंधे बच्चे हैं उन पे जो छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए वो 6 बच्चों पे 1 टीचर या 8 बच्चों पे 1 टीचर जो है होना चाहिए। कौन कहता है? भारतीय पुनर्वास परिषद। तो आप लिख लें, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 संशोधन 2000, यह विकलांग बच्चों के पुनर्वास संबंधी क्रियाएं कार्य करती है। विकलांग बच्चों के पुनर्वास संबंधी क्रियाएं कार्य करती है, याद रखना। विकलांग बच्चों के पुनर्वास संबंधी क्रियाएं कार्य करती है। कौन? भारतीय पुनर्वास परिषद। तो ये याद रखना, आया हुआ प्रश्न है। ऐसे ही याद रखना, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम,
राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के तहत दो प्रमुख नई शारीरिक दुर्बलताओं को विकलांगता में शामिल किया गया था, जिन पे आजकल बहुत प्रश्न आ रहे हैं। कौन कौन सी? एक तो सेरेब्रल पॉल्सी, मस्तिष्क पक्षाघात, एक प्रकार से मस्तिष्क पक्षाघात, और एक ओटिज्म। ये ओटिज्म बहुत चर्चित है साहब, बहुत चर्चित है, इस पे बहुत प्रश्न आ रहे हैं। इसको श्वालिनता भी आप बोल सकते हैं, ओटिज्म, श्वालिनता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, आजकल बहुत चर्चित है, इस पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसको अच्छे से देख के जाइएगा, लगभग यहां से प्रश्न जो आता है ओटिज्म पे आ जाता है। तो सेरेब्रल पॉल्सी, मस्तिष्क पक्षाघात का तो मतलब है कि आपकी मांसपेशियों में समन्वय स्थापित नहीं हो पाना। आपका ब्रेन और मांसपेशियों में समन्वय जब स्थापित नहीं हो पाता है तो आपके चलने फिरने में यानी गामक क्रियाओं में कंप्लीटली दिक्कत आ जाती है। आप चल नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, ये सब क्रियाएं जो नहीं कर पाना, ये सेरेब्रल पॉल्सी, मस्तिष्क पक्षाघात है। ठीक है, और ओटिज्म बहुत चर्चित है। थोड़ा सा मैं ओटिज्म के बारे में आपको डिटेल से समझाऊंगा, क्योंकि इस पे बहुत प्रश्न अभी ट्रेंड कर रहे हैं, तो ये मान के चलिएगा कि इस पे प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो सर ये लिख लो, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के तहत, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के तहत दो नई दुर्बलताओं को शामिल किया गया है, सेरेब्रल पॉल्सी, मस्तिष्क पक्षाघात। इसमें मांसपेशियों में जकड़न हो जाती है, बच्चा चल नहीं पाता है, समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है, तो गामक क्रियाएं बच्चा कोई भी नहीं कर पाएगा सेरेब्रल पॉल्सी की वजह से, मस्तिष्क पक्षाघात इसको बोलते हैं। और ओटिज्म श्वालिनता की अलग से हेडलाइन डालना हूं, मैं इसको डिटेल से समझा रहा हूं। ओटिज्म श्वालिनता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन डालने आप, ओटिज्म, ओटिज्म, इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है। इस पे मान के चलना कि एक प्रश्न आएगा। इसको शैशव श्वालिनता भी बोल सकते हैं आप, शैशव श्वालिनता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अप्रैल को विश्व ओटिज्म दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को विश्व ओटिज्म दिवस। अभी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर किया था, इनके ऊपर एक लेख था, विश्व ओटिज्म दिवस। ठीक है, और इन बच्चों की सबसे पहले जो पहचान की थी वो लियो केनर ने की थी। किसने की थी? लियो केनर ने इन बच्चों की सबसे पहले पहचान की थी। ये प्रश्न आया हुआ है कि लियो केनर ने सबसे पहले कौन से बच्चों की पहचान की थी? तो ओटिज्म बच्चों की सबसे पहले पहचान किसने की थी? लियो केनर ने। आया हुआ प्रश्न है। अब देखिए ओटिज्म बच्चे होते क्या हैं। नॉर्मली आजकल, पहले इनको अपन पहचान नहीं पाते थे, आजकल ये बच्चे हमारे अगल बगल में खूब मिलेंगे। एक ऐसा बच्चा जो एकांतवासी रहता है, जो दूसरों से बातें नहीं करता है, मतलब सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पाएगा, एकदम एकांत रहता है, भाषा व्यक्त नहीं कर पाता है, आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाएगा और अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएगा। एक ही क्रिया को बार बार कर रहा है, मतलब लिख रहा है तो लिखता ही जा रहा है, ठीक है ना, दौड़ रहा है तो दौड़ता ही जा रहा है, पैर हिला रहा है तो हिलाता ही जा रहा है, सिर दीवार के भिड़ा रहा है तो भिड़ाता ही जा रहा है। मतलब एक ही क्रिया को रूढ़िबद्ध व्यवहार करता है, एक ही क्रिया को बार बार करता है। सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पाना, संप्रेषण निर्योग्यता इन बच्चों में पाई जाती है, आक्रमणकारी व्यवहार इन बच्चों में पाया जाता है। तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा आजकल इन पे प्रश्न पूछा जा रहा है। अभी मुंबई की बच्ची जिया थी जो ओटिज्म ग्रसित बच्ची थी, उसने अरब सागर को पार किया, उसका एक बड़ा लेख आया था। तो ये ओटिज्म बच्चे हैं और इन बच्चों के उपचार के लिए अपन पीसीएस विधि का प्रयोग करते हैं, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये ओटिज्म आपको याद रखना है, तो लिख लें। लियो केनर ने इनकी पहचान की थी और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? एक तो इनमें सामाजिक निर्योग्यता क्या होती है? सामाजिक निर्योग्यता। सामाजिक निर्योग्यता का मतलब क्या है कि ये बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पाते हैं। ठीक है, संप्रेषण नहीं कर पाना, कम्युनिकेशन नहीं कर पाना, संप्रेषण, एकांतवासी होते हैं, एकांतवासी होते हैं, एक ही क्रिया को बार बार करते हैं, एक ही क्रिया को बार बार करना, एक ही क्रिया को बार बार करना। इसको आप रूढ़िबद्ध व्यवहार भी बोल सकते हैं। रूढ़िबद्ध व्यवहार मतलब एक ही क्रिया को बार बार करना। आक्रमणकारी स्वभाव बन जाता है इनका, आक्रामक स्वभाव बन जाता है। भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाना, भावना को व्यक्त नहीं कर पाना, नहीं कर पाना और ना ही समझ पाना,
ना दूसरों की समझ पाते हैं, ना खुद की व्यक्त कर पाते हैं। इनकी नज़रें जो हैं, आंखें हैं, वो झुकी झुकी रहती हैं, ठीक है। आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं बच्चे। तो ये इनकी विशेषताएं लिख लो आप। विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल को लियो केनर ने इनकी पहचान की थी। और सामाजिक निर्योग्यता, सामाजिक निर्योग्यता मतलब है सामाजिक अंत्यक्रियाएं नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? सामाजिक अंत्यक्रिया नहीं कर पाते हैं। एकांतवासी होते हैं, संप्रेषण नहीं कर पाते हैं, एक ही क्रिया को बार बार दोहराते हैं, रूढ़िबद्ध व्यवहार होता है। एक ही क्रिया को बार बार दोहराना, रूढ़िबद्ध व्यवहार करना, आक्रामक स्वभाव बन जाता है, भावनाओं को ना व्यक्त कर पाते हैं, ना समझ पाते हैं, इनकी नजरें हमेशा झुकी झुकी रहती हैं, ठीक है। और ये एक प्रकार से स्नायुतंत्र विकार माना गया है। क्या माना गया है? स्नायुतंत्र विकार हो माना गया है। स्नायुतंत्र विकार जो है इसको माना जाता है। स्नायुतंत्र विकार किसको माना जाता है? ऑटिज्म को। तो शेषव स्वालीनता 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म दिवस, लियो केनर ने इनकी पहचान की। सामाजिक निर्योग्यता, संप्रेषण का अभाव, एकांतवासी, एक ही क्रिया को बार बार करना, रूढ़िबद्ध व्यवहार, आक्रामक व्यवहार, भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाना, समझ नहीं पाना, ये एक स्नायुतंत्र विकार है। विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और इन बच्चों के लिए अपन जो विधि लिख लिया होगा आपने, सामाजिक निर्योग्यता, संप्रेषण, एकांतवासी, एक ही क्रिया को बार बार करना। मूल विशेषताएं तो इनकी यही हैं। चुपचाप सा बच्चा रहता है, अकेला सा रहता है, अपने आप से मतलब रखता है, बाकी से उसको पता नहीं होता कौन क्या कर रहा है। एक ही क्रिया को बैठा बैठा चुपचाप करता जा रहा है और पूरे दिन उसी क्रिया को करता रहेगा, मतलब एक ही क्रिया को बार बार करना, लचीलेपन का अभाव पाया जाता है, ठीक है। आपकी भावनाओं को ये नहीं समझ पाएगा और ना अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाता है, याद रखना। आक्रामक स्वभाव बन जाता है ऐसे बच्चों का। ऐसा नहीं कि बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, पढ़ाई में इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे, लेकिन ये ऑटिज्म बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ऑटिज्म बच्चों की पहचान लियो केनर ने की थी। किसने की थी? लियो केनर ने, याद रखना। विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। और एक ये याद रखना, इन बच्चों के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो पीसीएस, ठीक है ना। ये अभी प्रश्न आया था, पीसीएस विधि का, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है ना, चित्र विनिमय संचार प्रणाली। तो ये अभी प्रश्न आया था, चित्र विनिमय संचार प्रणाली का प्रयोग किन बच्चों के लिए किया जाता है? चित्र विनिमय संचार प्रणाली, ठीक है ना, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। तो पीसीएस विधि का प्रयोग इन बच्चों के लिए चित्रों के माध्यम से इनको भावनाओं की अभिव्यक्ति करना सिखाया जाता है, भावनाओं को कैसे समझा जाए ये सिखाया जाता है। तो ये पीसीएस विधि होती है। कौन सी विधि होती है? पीसीएस, चित्र विनिमय संचार प्रणाली। तो याद रखना, चित्र विनिमय संचार प्रणाली, पीसीएस विधि का प्रयोग किन बच्चों के लिए किया जाता है? ये ऑटिज्म बच्चों के लिए। किन बच्चों के लिए किया जाता है? ऑटिज्म बच्चों के लिए। तो नॉर्मली यहां से जो प्रश्न आता है वो 3 विशेषताओं पे पूछता है। संप्रेषण निर्योग्यता पाई जाती है, सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पाना निर्योग्यता पाई जाती है, एकांतवासी होते हैं और एक ही क्रिया को बार बार करते हैं। ये इनकी मूल विशेषताएं हैं। तो स्पेशली आपको वो चीजें जो मैंने 4 बताई हैं वो अच्छे से देख लीजिएगा, वहां से प्रश्न आ जाएगा। और इन बच्चों के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो अपन पीसीएस यानी कि पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, चित्र विनिमय संचार प्रणाली का अपन बच्चों के लिए प्रयोग करते हैं। बस ये ऑटिज्म आपको याद रखना है, जो प्रश्न आना है वो इस बिंदु में से आ जाएगा। ऐसे ही अपन जब चर्चा कर रहे हैं तो एक बच्चे आते हैं अपने चक्षु विकलांग बालक। चक्षु विकलांग बालक भी विकलांग में हैं, इन पे भी रिट 18 में प्रश्न पूछा गया था। मतलब ऑटिज्म पे 2 प्रश्न थे और चक्षु विकलांग पे भी प्रश्न था। तो मतलब काफी चर्चित रहा पिछले बारे में। तो चक्षु विकलांग का मतलब है जो बच्चे देख नहीं पाते हैं। क्या नहीं पाते हैं? देख नहीं पाते हैं। तो जिनकी दृष्टि संबंधी दिव्यांगता जिसमें है वो चक्षु विकलांग है। नॉर्मली ये माना जाता है कि 20 200, ठीक है ना, कि जिस व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति 200 फीट तक देख सकता है उससे ये 20 फीट तक नहीं देख पाते हैं, वो चक्षु विकलांग में आएंगे। और जिनकी 2 फीट तक भी नहीं देख पाते हैं, इसका मतलब वो बच्चे गंभीर होते हैं, मतलब गंभीर चक्षु विकलांग होते हैं। 20 फीट तक देखेगा वो आंशिक चक्षु विकलांग है और जो 2 फीट तक भी नहीं देख पाएगा वो गंभीर चक्षु विकलांग है, याद रखना, ठीक है। तो ये बच्चे अंधे होते हैं। और इन बच्चों पे जो प्रश्न अमूमन एग्जाम में आता है वो ये आता है कि इन बच्चों के लिए आप किन चीजों का प्रयोग करेंगे। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है। तो 20 200 तो इनकी दृष्टि वाला लिख लेना, 20 फुट तक नहीं देख पाना, ये तो आंशिक होते हैं। और जो 2 फीट तक नहीं देख पाते हैं वो क्या होते हैं? गंभीर चक्षु विकलांग होते हैं।
ये आंशिक माने गए। ये क्या माने गए? आंशिक माने गए। ठीक है, ऐसे बच्चों का जो संस्थान है विकलांग बच्चों का वो देहरादून है। कहाँ है इनका जो राष्ट्रीय संस्थान है वो कहाँ पे है? देहरादून में इनका राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया गया है विकलांग मतलब चक्षु विकलांग बच्चों के लिए, जो दृष्टि जिनमें दोष होता है उन बच्चों का राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है। ठीक है, इन बच्चों में याद रखिएगा किन चीज़ों का आप प्रयोग करेंगे, तो ये प्रश्न बहुत बार आता है। इन बच्चों के लिए अपन ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं, जो लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था। किसने किया था? लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था। ये ब्रेल लिपि एक तो इम्पोर्टेंट है। एक अबेकस का इनके लिए प्रयोग करते हैं। अबेकस एक गणना करने का यंत्र होता है जिसमें तार से होते हैं, चौखटे से तार, ठीक है, उनसे गणना की जाती है। इसके अलावा ऑप्टाकोन का इनके लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टाकोन, इसी अबेकस है, ऑप्टाकोन है, ब्रेल लिपि है, कुर्जुअल रीडिंग मशीन है, इसका भी अपन प्रयोग करते हैं इन बच्चों के लिए। तो इन पे प्रश्न पूछ लेता है कि कुर्जुअल रीडिंग मशीन का प्रयोग किन बच्चों के लिए आप करोगे, तो कुर्जुअल रीडिंग मशीन का प्रयोग इन बच्चों के लिए किया जाता है बोलती कंप्यूटर, स्पीच प्लस कैलकुलेटर, स्पीच प्लस कैलकुलेटर का प्रयोग इन बच्चों के लिए अपन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मोटे अक्षर की किताबों का प्रयोग करेंगे। मोटे अक्षर की पुस्तकें, उभरे हुए मानचित्र, ठीक है, मोटे अक्षर की पुस्तकें, उभरे मानचित्र, सर्वे सामग्री, क्योंकि ये देख नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का इन बच्चों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो लिख लें थोड़ा सा, चक्षु विकलांग बच्चों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग, अबेकस का प्रयोग, ऑप्टाकोन का प्रयोग, ऑप्टाकोन भी एक बोलती मशीन है, कुर्जुअल रीडिंग मशीन, टेलर फ्रेम एक होता है, टेलर फ्रेम भी लिखना, टेलर फ्रेम आया हुआ शायद, टेलर फ्रेम का अपन प्रयोग करेंगे, स्पीच प्लस कैलकुलेटर, कुर्जुअल रीडिंग मशीन, ऑप्टाकोन, मतलब ये बोल बोल के बच्चे को इसके माध्यम से बच्चा सीख जाता है। ठीक है ना, बोल बोल के बच्चा इसके माध्यम से क्या होता है? सीख जाता है। ऑप्टाकोन लिख लेना, स्पीच प्लस कैलकुलेटर लिख लेना। कुर्जुअल रीडिंग मशीन, स्पीच प्लस कैलकुलेटर, टेलर फ्रेम, अबेकस, मोटे अक्षर की पुस्तकें, उभरे हुए मानचित्र की पुस्तकें, सर्वे सहायक सामग्री जितने भी हैं उन सब का अपन यूज करते हैं। ब्रेल लिपि सबसे इंपॉर्टेंट है इनके लिए, याद रखना। टेलर फ्रेम, ये सब एक प्रकार से बोलती हुई मशीनों के प्रकार होते हैं। इनसे बच्चा वायर्स को छू के कंपन पैदा होता है, उससे बच्चे को अनुमान लगता है। तो ये चक्षु विकलांग बच्चों के लिए अपन इसका प्रयोग करेंगे। मैं इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूंगा, पूरी टेबल उपलब्ध करवा दूंगा, तो उस टेबल के माध्यम से देख लीजिएगा, इनको रटना है आप लोगों को। एक मायोपिया होता है, मायोपिया क्या है? दूर स्थित वस्तुओं को देखने की असमर्थता। तो मायोपिया एक दृष्टि विकलांगता का एक प्रकार है जिसमें बच्चा दूर स्थित वस्तुओं को क्या नहीं कर पाता है? देख नहीं पाता है। दूर स्थित वस्तुओं को देख नहीं पाना, इसको अपन क्या बोलते हैं? मायोपिया। तो क्या पता आ जाए, पिछले यूनिट में ऐसे ही प्रश्न आए थे, मायोपिया और ये सब, तो देख लेना। मायोपिया क्या है? दूर स्थित वस्तुओं को देख नहीं पाना। तो दूर स्थित वस्तुओं को देख नहीं पाना ये क्या है? मायोपिया, दृष्टि विकलांगता का एक प्रकार है। इसके अलावा इन बच्चों के लिए अपन पॉजिटिव व्यवहार करें, ठीक है, इनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार इन बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, इनके सामने जिनकी व्यक्तिगत भिन्नताएं जैसी हैं इनको आगे बढ़ाएं, ठीक है, इनको सुनने के पर्याप्त सुविधाएं मिलें, ये सब इन बच्चों के लिए करेंगे। ऐसे ही श्रवण विकलांग बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए किसका करेंगे? जो बधिर बच्चे हैं, जिनकी सुनने की योग्यता नहीं है, पूर्ण बहरापन 91 dB है उससे अधिक होता है, ठीक है, और बाकी उसके मध्य मानसिक ये सब बहरापन तो होता ही होता है। इन बच्चों पे जो प्रश्न आता है, एक तो ओष्ठवाचन विधि का प्रयोग, ठीक है ना, कौन सी विधि का प्रयोग? ओष्ठवाचन विधि, ओरलिज्म, ठीक है, एक तो ये प्रश्न आया हुआ है। एक सांकेतिक भाषा का प्रयोग इन बच्चों के लिए अपन करेंगे। किस भाषा का प्रयोग करेंगे? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा इनके लिए दृश्य सहायक सामग्री,
क्योंकि सुन नहीं पाते हैं, लेकिन दर्श से सहायक सामग्री जैसे इंडक्शन लूप सिस्टम, प्रोजेक्टर, इन सब का अपन इस्तेमाल करें, ठीक है ना। प्रोजेक्टर वगैरह का इस्तेमाल अपन इन बच्चों के लिए करें, ठीक है। तो दर्श से सामग्री का प्रयोग, सांकेतिक वस्तुओं का प्रयोग, ओष्ठ वाचन विधि का प्रयोग इन बच्चों के लिए किया जाना चाहिए। किन बच्चों के लिए? श्रवण विकलांग बच्चों के लिए। तो ओष्ठ वाचन विधि, सांकेतिक भाषा, दर्श सामग्री, प्रोजेक्टर के माध्यम से इन बच्चों को पढ़ाया जाए। इनके एक प्रकार भी होते हैं, आप ये लिख लिया। ओष्ठ वाचन विधि का प्रयोग करेंगे, सांकेतिक भाषा का, दर्श सहायक सामग्री का, प्रोजेक्टर्स का के माध्यम से इन बच्चों को अपन पढ़ाएं। ओष्ठ वाचन विधि, सांकेतिक, दर्श सामग्री, प्रोजेक्टर के माध्यम से इन बच्चों को अपन पढ़ाएं। इनके कुछ प्रकार, अलग अलग प्रकार होते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इनके अलग अलग कैटेगरियां हैं कि न्यून जो श्रवण बाधिता है वो 26 से 40 डीबी होती है, ठीक है। डेसिबल, मतलब डेसिबल में ध्वनि की जो मापन किया जाता है। मध्यम 41 से 60, गंभीर श्रवण बाधिता 61 से 70 डीबी, ठीक है। और 71 से 90 डीबी है अति गंभीर, और 91 वो उससे अधिक होती है पूर्ण बहरापन। क्या होता है? पूर्ण बहरापन। तो ये डेसिबल में इनकी ध्वनि को अपन मापते हैं, ठीक है। तो ये इनकी कैटेगरियां हैं, तो आप इनको लिखना चाहें तो लिख लें। न्यून श्रवण बाधिता में 26 से 40 डीबी, मध्यम श्रवण बाधिता में 41 से 60 डीबी, गंभीर में 61 से 70 डीबी, अति गंभीर में 71 से 90 डीबी तक डेसिबल तक नहीं सुन पाता है, और पूर्ण बहरापन में 91 वो उससे अधिक तक नहीं सुन पाता है। न्यून 26-40, मध्यम 41 से 60, गंभीर 61 से 70, अति गंभीर 71 से 90, और पूर्ण बहरापन 91 व उससे अधिक। तो ये इनके प्रकार हैं, हल्का सा देख लेना। प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी याद रखना, प्रश्न नहीं पूछा गया था कि ध्वनि की जो अपन मापते हैं वो किसमें मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं, सबको पता है आपको, ठीक है। तो ये देख लेना, न्यून, मध्यम, गंभीर, अति, पूर्ण बहरापन। ये प्रमुख कुछ विकलांगताएं थी, याद रखना। इसके अलावा एक वाक विकलांगता होती है। वाक विकलांगता मतलब होता है बच्चा बोल नहीं पाता है, हकलाता है, तुतलाता है। और वाक विकलांग बच्चों के लिए सबसे बेस्ट विधि होती है अभ्यास विधि। क्या होती है? अभ्यास विधि इन बच्चों के लिए क्या होती है? बेस्ट होती है, वाक विकलांग बच्चे। तो वाक विकलांग जो दोष है उसमें क्या आएगा? तो वाक विकलांग में है बच्चा बोल नहीं पाता है, जैसे वो हकलाता है। क्या करता है? हकलाना, तुतलाना। ये कौन सा दोष हो गया? ये वाक दोष है। क्या है? वाक दोष। तो इन बच्चों का कारण ये होता है कि जब संवेग अत्यधिक प्रवाहित होते हैं, हकलान तुलना का कारण क्या है? संवेगों की वजह से होता है। क्या होता है? संवेगों का जब अत्यधिक प्रवाह हो जाता है, संवेगों का अत्यधिक प्रवाह होना, इस वजह से बच्चे में वाक विकलांगता दोष आता है। और इन बच्चों के लिए अपन सबसे बेस्ट विधि होती है अभ्यास विधि। कौन सी विधि होती है? अभ्यास विधि का हमें मैक्सिमम प्रयोग इन बच्चों के लिए किया जाना चाहिए, वाक विकलांग बच्चों के लिए। तो हकलाना, तुतलाना, गलत बोलना, अधूरा बोलना, ये वाक विकलांगता दोष है। और इन बच्चों के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? अभ्यास विधि का प्रयोग अपन मैक्सिमम करेंगे। लिख लेना, हकलान, तुतलाना, अभ्यास विधि का प्रयोग करेंगे वाक विकलांग बच्चों के लिए। तो ये थोड़ा सा देख लेना, वाक विकलांग बालक। लिख लिया, हकलाना, तुतलाना, अभ्यास विधि का प्रयोग संवेगों के अत्यधिक प्रवाह की वजह से बच्चे जो हैं वो वाक विकलांगता में आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सिकल सेल डिजीज, हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, ये भी आजकल विकलांगता में, इस जो ब्लड संबंधी बीमारियां हैं वो सब विकलांगता में। पार्किंसंस जो होता है वो एक प्रकार से आपका मांसपेशियों में जकड़न होना, बच्चा चल नहीं पाता, थोड़े से कदम चलता है, ये भी एक विकलांगता का प्रकार है, ठीक है। तो बहुत सारी विकलांग, तेजाब हमले पीड़ित को भी आजकल विकलांगता में जो है वो शामिल कर लिया गया है। तो ये सब विकलांगताएं हैं। लेकिन स्पेशली जो प्रश्न आता है या तो ऑटिज्म पे आता है, या चक्षु विकलांग पे, या श्रवण विकलांग पे आ जाता है। तो इनको थोड़ा सा, इनको अच्छे से आप देख के जाइएगा। इसके अलावा जो कोई नई जानकारी होगी तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा पीडीएफ के माध्यम से, जो मुझे लगेगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आनी चाहिए, तो आप उसको देख लीजिएगा। एक यहाँ पे एक बिंदु आता है कि विकलांग बच्चे हमने पढ़े, निःशक्त बच्चे हमने पढ़े, ठीक है। इन बच्चों को ध्यान में रखकर एक महत्वपूर्ण सीटेट का एक बिंदु आता है समावेशी शिक्षा। क्या आता है? समावेशी शिक्षा। तो इस समावेशी इंक्लूसिव शिक्षा क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है? तो बहुत बार प्रश्न आता है समावेशी शिक्षा पे। तो समावेशी शिक्षा का साधारण अर्थ ये समझिएगा आप, समावेशी शिक्षा का मतलब है कि बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाना, ये समावेशी शिक्षा की अवधारणा है। ये बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर मिले,
ठीक है। और कौन से विद्यालय मिले? सामान्य विद्यालय में। यह कहता है कि अलग विद्यालयों में ना पढ़ा के उन बच्चों को सामान्य विद्यालय में पढ़ाया जाए ताकि उनमें हीनता की भावना नहीं आए। यदि उनको अलग विद्यालय में पढ़ाया जाएगा तो उनमें एक हीनता का भाव आएगा, तो उन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए। उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान किया जाना चाहिए, उनके साथ प्रेम और सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए, विविधतापूर्ण कक्षा का उत्सव का आयोजन किया जाना है, विविधता मतलब बच्चों की विविधताओं का सम्मान हमें करना चाहिए। यह समावेशी शिक्षा है। तो एक साधारण भाषा में लिख लो आप, समावेशी शिक्षा क्या है? विशिष्ट बालकों को या विकलांग बच्चों को, विशिष्ट बालकों को शिक्षा के समान अवसर, शिक्षा के समान अवसर, समान अवसर बिना भेदभाव के सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ, ये समावेशी शिक्षा है। तो विशिष्ट बालकों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाने हैं बिना किसी भेदभाव, चाहे धर्म, जाति, लिंग, कोई भी प्रकार का भेदभाव से दूर रखते हुए उनको सामान्य विद्यालयों में शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाएंगे। वो एजुकेशन क्या कहलाएगी? अपनी इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। तो ये कहती है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान किया जाना चाहिए, उन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। वो एजुकेशन क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा है। तो याद रखना, समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है कि सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाना, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना, प्रेम व सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना, सामान्य बच्चों के साथ सीखने के अवसर उपलब्ध करवाना, सामान्य विद्यालयों में पढ़ने के अवसर उपलब्ध करवाना। वो अवधारणा क्या होती है? समावेशी शिक्षा। तो इसको हल्का सा इसको देख जाइएगा। तो ये एक अंतिम बिंदु था अपना, जिसमें अपन ने निःशक्त बच्चों की चर्चा की है। निःशक्त अधिनियम नवीनतम क्या था? इसमें 21 रोगों को शामिल किया गया। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में ऑटिज्म और सेरेब्रल पॉल्सी, मस्तिष्क पक्षाघात की बात की गई है। श्रवण विकलांग क्या है, चक्षु विकलांग क्या है, इनकी थोड़ी सी हमने चर्चा की, इनको देखिए जाइएगा, ठीक है। और बाकी जो इस समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हल्का सा जो मैंने बताया, मेन अर्थ यही है, इसी पे प्रश्न बनते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ये अपना जो विशिष्ट बालकों वाला कैटेगरी थी वो समाप्त होती है यहाँ पे।